हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़ को। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर 12, जो कि होगा इंग्लिश से रिलेटेड और इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखेंगे, जो कि आपको DSEU एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए। जितनी भी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर, उनको बार बार आप देख सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो अगर आपको इस वीडियो का भी PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो तैयारी में आप लग जाइए अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आज का वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 12, जो कि होगा इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, फिलर्स भी बोलते हैं इसको। तो इसमें बोला गया द चाइल्ड लिसन टू अ डैश अबाउट हॉस्टेजेस हु वर रेस्क्यू फ्रॉम द अपर डैश ऑफ अ बिल्डिंग। तो द चाइल्ड लिसन टू अ, तो चाइल्ड जो है क्या सुन रहा था या क्या सुना उसने। तो क्या सुनेगा, क्या वो स्टोरी सुनेगा या फिर स्टोरे। स्टोरे तो बेसिकली क्या होता है ना, स्टोरे जो होता है वो एक ही बिल्डिंग्स के जो अलग अलग फ्लैट्स होते हैं, जनरली उसको बोला जाता है ना 2 स्टोरे 3 स्टोरे बिल्डिंग। सो जो इसमें बोला गया द चाइल्ड लिसन टू अ, तो स्टोरे तो यहाँ पर आएगा नहीं पहले वाले ब्लैंक में, यानी कि ऑप्शन नंबर C गलत हो गया अपना, और D भी गलत हो गया। ठीक है, C और D में से तो कोई सा आ नहीं सकता, या तो A आएगा या फिर B आएगा। सो द चाइल्ड लिसन टू अ स्टोरी about hostages who were rescued from the upper dash of a building। so upper dash of a building यानी कि जो ऊपर वाला जो फ्लैट था, कमरा था, रूम था बिल्डिंग का, वहां से रेस्क्यू किया गया कुछ लोगों को। ठीक है, तो यानी कि पहले ब्लैंक में स्टोरी आना चाहिए और दूसरे ब्लैंक में स्टोरे आना चाहिए। यानी कि स्टोरे क्या होता है, जो बिल्डिंग्स के अलग अलग फ्लैट्स होते हैं, रूम्स होते हैं, उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर B में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर B में दोनों जगह स्टोरी लिखा है। तो ऑप्शन B गलत हो जाएगा, BCD गलत है, ऑप्शन नंबर A क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हमें बताना है मिस स्पेल्ट वर्ड। तो देख लेते हैं एक एक करके सारे वर्ड्स को। तो देखिए यहाँ पर हॉटी दिया हुआ है पहला वर्ड। तो हॉटी की तो स्पेलिंग एग्जैक्टली यही होती है HAUGHTY। अब हॉटी का मतलब क्या होता है, तो हॉटी बेसिकली बोला चलता है अभिमानी व्यक्ति को, जिसको घमंड होता है, एरोगेंट है ना, जो एरोगेंट व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है जनरली क्या, हॉटी। और इसको कई बार फ्लॉन्ट भी कहा जाता है, ठीक है, जो दिखावा करता है, फ्लॉन्ट। और इलस्ट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इलस्ट्रेट की भी स्पेलिंग एब्सोल्युटली करेक्ट है, डबल L आता है USTRATE। इलस्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेसिकली डेमो देकर एक्सप्लेन करना, उसको एग्जाम्पल देकर समझाना। ठीक है, उसको बोला जाता है इलस्ट्रेट। जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस की जगह कई बार इलस्ट्रेट लिखा दिख जाता है। वहीं कॉन्फर की बात करता हूँ तो कॉन्फर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बेसिकली देना, किसी दूसरे को देना, या आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रदान करना किसी को भी। तो कॉन्फर का मतलब क्या है, प्रोवाइड कराना किसी को, एनीथिंग। ठीक है, सो कॉन्फर मीन्स प्रदान करना, प्रोवाइड कराना। वहीं रेफ्यूट की बात करते हैं तो रेफ्यूट की यहाँ स्पेलिंग गलत है। रेफ्यूट में बेसिकली REFUTE, ठीक है, ये होता है रेफ्यूट का स्पेलिंग करेक्ट, डबल F नहीं आता है। अब देख लेते हैं रेफ्यूट का मतलब क्या होता है। तो रेफ्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सिरे से खारिज कर देना, उसका बेसिकली खंडन कर देना, उसका विरोध कर देना पूरी तरह से, है ना, उसको गलत साबित कर देना, उसको बोला जाता है रेफ्यूट। तो रेफ्यूट की स्पेलिंग क्या होती है, REFUTE, यानी कि ऑप्शन नंबर D मिस स्पेल्ड वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, ये बेसिकली हमें बोल्ड अक्षर में जो बोल्ड वर्ड्स दिख रहे हैं इसका मतलब बताना है कि इसका एक्चुअली में ये फ्रेज है तो उसका मतलब क्या है। So the vacation in Switzerland was amazing, but all good things come to an end। यानी कि all good things come to an end, यानी कि हर एक अच्छी चीज़ का अंत आता ही आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन नंबर A दिया है एन्जॉयबल एक्सपीरियंसेस कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। हाँ सही बात है ना, जो एन्जॉयबल एक्सपीरियंसेस है वो हमेशा के लिए नहीं रह सकते, एटर्नल नहीं होते।
तो ऑप्शन नंबर ए ठीक लग रहा है। बाकी और को देखते हैं तो वेकेशंस एंड वेरी क्विकली, गलत। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल गुड थिंग्स आर बैड, ये भी नहीं है। और द एंड रिजल्ट मेक्स वन फॉरगेट द डिफिकल्टीज, तो ये भी सही सेंस नहीं दे रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसमें बोला है मिस स्पेल्ट वर्ड हमें बताना है। अगेन ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इसमें हमें बताना है मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है। तो पहले लिखा है सिंथेसिस। सो सिंथेसिस की स्पेलिंग तो करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंथेसिस आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना, किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है। सिंथेसिस हिंदी में इसको अगर मैं बोलूँ तो जो इसको हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड होता है संश्लेषण करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये बेसिकली केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इस वर्ड को कई बार। वही मेलनकोली जो है ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें भी कोई मिस स्पेलिंग नहीं है या मिस स्पेल्ड नहीं लिखा गया है। मेलनकोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ग्लूमी, उदासी भरा या उदास होना बहुत ज़्यादा, है ना, सैड ग्लूमी आप कह सकते हैं मेलनकोली, है ना। मेल से बेसिकली ये एक रूट वर्ड है ना, मेल। मेल जहाँ पर भी आपको दिख जाए वहाँ पर समझ लीजिए कुछ नेगेटिव चीज़ के बारे में ही बात की जा रही है, ठीक है। मेल जहाँ पर भी दिख जाता है ना, MAL, ठीक है, वहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव सेंस की बात की जा रही है। तो रूट वर्ड से भी आप काफ़ी सारे वर्ड्स को याद रख सकते हैं। तो इसकी स्पेलिंग भी ठीक है, मेलनकोली। एपरेंट की बात करते हैं तो एपरेंट की स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट है, APPARENT। एपरेंट का मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ना, जो बिल्कुल आपके सामने है, प्रकट रूप से है, स्पष्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो एपरेंट उसको कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ हिपोक्रेसी की, तो इसकी स्पेलिंग गलत है ना। अब इसकी स्पेलिंग कई लोग इस तरह से लिखते हैं जो कि गलत है, डबल पी इसमें नहीं आता, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हो सकता है कई लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर डबल पी आएगा तो स्पेलिंग ठीक होगी, लेकिन डबल पी नहीं आएगा, यहाँ पर सिंगल पी ही आता है हिपोक्रेसी में। तो HYPOCRI, सी की जगह पर यहाँ पर आता है SY, ठीक है, हिपोक्रेसी। तो यहाँ पर S आता है और डबल पी नहीं आता, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रख लेना क्योंकि इस वर्ड में काफ़ी लोगों की मिस्टेक हो जाती है। तो हिपोक्रेसी क्या होगी, इसकी करेक्ट स्पेलिंग यही होगी। हिपोक्रेसी का मतलब होता है बेसिकली कोई भी नाटक करना, एक तरह का झूठा या दिखावा करना, और हिंदी में बोलें तो पाखंडी आप कह सकते हैं ना, जो पाखंड करता है उस तरह से, ठीक है। तो हिपोक्रेसी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, HYPOCRISY। देन क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द मैन हु वाज रिडिक्यूल्ड एज अ कावर्ड रोज टू द ओकेजन, ठीक है। इतने पर ही ये बेसिकली ये जो आपको बोल्ड वर्ड दिख रहा है इसका ही आपको मतलब बताना है, या आगे गलती से टाइप हो गया था। सो रोज टू द ओकेजन इसका मतलब बताना है ना, रोज टू द ओकेजन एंड सेव्ड लाइव्स ड्यूरिंग द कैलेमिटी। तो रोज टू द ओकेजन ये ईडीएम फ्रेज है, तो आपको बताना है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। तो अगर इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो क्या सेंस आ रहा है यहाँ से, पहले वो समझते हैं। द मैन हु वाज रिडिक्यूल्ड एज ए कावर्ड रोज टू द ओकेजन एंड सेव्ड लाइव्स ड्यूरिंग द कैलेमिटी। बेसिकली बात की जा रही है एक व्यक्ति की जिसने क्या करा, लाइफ सेव की है कैलेमिटी के दौरान, ठीक है, रोज टू द ओकेजन। तो अगर इसका ऑप्शंस की बात करते हैं तो इसमें बोला है टू अंडरस्टैंड द ट्रू इंटेंशन। तो ये तो कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है ना, एग्जैक्ट सेंस तो नहीं आ पा रहा है। ऑप्शन सी को पढ़ते हैं टू स्प्रेड रैपिडली इन ए लार्ज एरिया। तो रोज टू द ओकेजन इससे भी कुछ एग्जैक्ट मिलता हुआ लग नहीं रहा है, तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन डी की बात करते हैं अर्न रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ वंस हाई स्टेटस। तो अगेन यहाँ पर सेव्ड लाइफ की बात की जा रही है एक मुश्किल सिचुएशन से, है ना, कैलेमिटी से, सिचुएशन से बेसिकली लाइफ सेव की जा रही है। तो अर्न रिस्पेक्ट बिकॉज वंस हाई स्टेटस भी ठीक नहीं लग रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, इसमें बोला है सक्सेसफुली ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ठीक है, यहाँ पर लग भी रहा है, क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग कैलेमिटी एक खतरनाक सिचुएशन है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसमें से रोज टू द ओकेजन यानी कि बेसिकली किसी मुश्किल स्थिति से, किसी मुश्किल परिस्थिति से उभर कर सामने आना, उस पर जीत हासिल कर लेना, उसको ही बोलते हैं रोज टू द ओकेजन, यानी कि टू सक्सेसफुली ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में फिलर का क्वेश्चन है, बोला है द अर्ज टू गो टू द वेस्ट हैज़ बिकम डैश इन इंडिया। यानी कि वेस्ट, पश्चिमी देशों में जाने की जो प्रवृत्ति है इंडियंस की, वो बहुत ज़्यादा डैश है ना, डैश है, यानी कि
क्या यहाँ पर फिट होना चाहिए इन ऑप्शंस में से। तो देखिए मोटिव का मतलब तो होता है अगेन किसी को भी प्रेरणा देना है ना, या मोटिवेशन बेसिकली वही हो गया ना, उत्तेजित करना किसी को भी। वहीं लॉन्जिंग का अगर मैं बात करता हूँ तो लॉन्जिंग का मतलब होता है एक तरह का लालच देना या लालसा देना, उस तरह के सेंस में लॉन्जिंग हम यूज़ करते हैं। वहीं क्रेविंग होता है किसी भी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इच्छा होना, ठीक है, इंटेंट, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होना किसी भी चीज़ की, तो उसको बोला जाता है क्रेविंग। वहीं अगर मैं कंपेलिंग की बात करता हूँ तो कंपेलिंग होता है बहुत ही ज़्यादा आनंदमय या फिर जिससे बहुत अच्छा अनुभव होता है, सम्मोहक आप हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है, आनंदमय कह सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है और मतलब अच्छा लगता है वो करने में। तो द अर्ज टू गो टू द वेस्ट हैज़ बिकम डैश इन इंडिया, यानी कि क्या हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा लोग इसको एक अच्छा ऑप्शन मानते हैं कि वेस्ट में जाकर रहना है इंडिया को छोड़कर, ठीक है। तो कंपेलिंग क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही जो है बेसिकली मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। द अर्ज टू गो टू द वेस्ट हैज़ बिकम कंपेलिंग इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन फिलर का क्वेश्चन है, बोला गया है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज डैश इन सेविंग्स लाइफ, ठीक है। सो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज डैश इन सेविंग लाइव्स। सो इसमें क्या, अगर मैं ऑप्शन बी को देखता हूँ सीवियर, सो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज सीवियर इन सेविंग लाइफ, तो हो सकता है लेकिन उतना ज़्यादा ठीक लग नहीं रहा यहाँ पर। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज पर्टिकुलर इन सेविंग्स लाइफ, ये तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा इसमें कुछ। देन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज अर्जेंट इन सेविंग लाइफ, ये भी हो सकता है, बट एक बार ऑप्शन ए को और चेक करते हैं। इसमें बोला है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज क्रिटिकल इन सेविंग लाइव्स, तो क्रिटिकल एक अच्छा अप्रोप्रिएट लग रहा है इस फिलर को फिल करने के लिए, ठीक है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज क्रिटिकल यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना, यानी कि जो बेसिकली जान माल की हानि है, जान की हानि को बचाने के लिए, ठीक है, बेसिकली जीवन को बचाने के लिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस यानी कि जो आपदा जो प्रबंधन होता है उसको, आपदाओं की पहले से ही तैयारी करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्रिटिकल यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज क्रिटिकल इन सेविंग लाइव्स। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्म मीनिंगफुल पैराग्राफ, ठीक है। तो जंबल वर्ड्स हैं बेसिकली, अरेंज सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस बोला है देयर आर टू वेज टू हैंडल दीज सेटबैक्स। अब देखो मुझे यहीं पर पढ़कर ही पता चल गया कि इससे ए से स्टार्ट नहीं हो सकता अपना पैराग्राफ, क्यों, यहाँ बोला है देयर आर टू वेज टू हैंडल दीज सेटबैक्स। दीज सेटबैक्स मतलब कौन से सेटबैक्स, यानी कि इससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस आया होगा जिसमें सेटबैक्स के बारे में बताया होगा, ठीक है। दीज सेटबैक्स, क्योंकि दीज सेटबैक्स हमें तो पता नहीं है कौन से सेटबैक्स की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली इससे पहले एक वो सेंटेंस आएगा जिसमें सेटबैक्स की बात की गई है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी मुझे यहाँ पर दिख गया डायरेक्ट, सेटबैक्स ऑफन लीव वन विद अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, यानी कि ए से पहले आना चाहिए बी, ठीक है, ए से पहले आना चाहिए बी। तो ऑप्शन एक बार ही चेक कर लेते हैं, ए वाला तो होगा नहीं, जैसे मैंने बताया ए से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया, ठीक है। तो अब बचता है या तो सी से स्टार्ट होगा या फिर बी, ये या तो ए से स्टार्ट, ए ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। ए में बोला है सी से स्टार्ट होगा, सी में बोला है बी से स्टार्ट होगा। एक बार सी को और पढ़ के देख लेते हैं। इसमें बोला है हेल्दी प्रोसेसिंग हेल्प्स वन टू मूव ऑन वेरेज अनहेल्दी प्रोसेसिंग लीड्स टू सेल्फ डाउट। तो ये उतना ज़्यादा करेक्ट मिल नहीं रहा है ना, क्योंकि अगर सी के बाद फिर मैं वापस आऊँगा बी पर, सी के बाद बी बोला है, तो ये एक अलग ही सेंटेंस लग रहा है और सेटबैक्स वाला एक अलग ही सेंटेंस चल रहा है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली कीवर्ड्स को देखना होता है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। कीवर्ड्स देखो, जहाँ जहाँ पर सेंटेंस में कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक के बाद या एक से पहले सेंटेंस आया होगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा सेटबैक्स, तो यहाँ पर भी सेटबैक्स मुझे मिल रहा है। फिर मैंने ऑप्शन चेक किया तो मुझे दिखा बी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बी ए डी सी, ठीक है।
ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो BADC क्या है इसका करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। देन मिस स्पेल्ड वर्ड बताना इसमें, तो पहला है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी ने पहले ही पहचान लिया होगा कि पहला ही ऑप्शन में इसमें क्या है, ये गलत लिखा हुआ है। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग ये नहीं होती, ये होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये बेसिकली स्पेलिंग होती है करेक्ट। आई नहीं आता, आर के बाद यहाँ पर ई देखने को मिलता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, तो ये क्या है करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि यही क्या हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, जो कि गलत लिखा हुआ है। डेफिनेटली भी ठीक है, डेफिनेटली में NITELY आता है, ये याद रखना। देन प्रोनाउंसिएशन भी ठीक है और चेंजेबल भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है योर लैक्डेसिकल अप्रोच टू लाइफ विल नॉट गिव यू एनीवेयर। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो तुम्हारा लैक्डेसिकल अप्रोच है लाइफ के प्रति, विल नॉट गेट यू एनीवेयर, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा या कहीं नहीं ले जा पाएगा। यानी कि लैक्डेसिकल क्या है, एक तरह का कहीं ना कहीं इस बेसिकली वर्ड का हमें मीनिंग बताना है ना। ये जो ये बोल्ड अक्षरों में दे रखा है, इसका आपको क्या बताना है, सो इसका आपको बताना है यहाँ पर सिनोनिम, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर, योर लैक्डेसिकल अप्रोच टू लाइफ विल नॉट गेट यू एनीवेयर, ठीक है। तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है, एग्जॉर्बिटेंट बेसिकली होता है कोई भी चीज़ एक्सेस में होना, बहुत ही ज़्यादा हो जाना ना, है ना, उसको बोला जाता है एग्जॉर्बिटेंट, अत्यधिक जिसे हिंदी में बोलते हैं। प्रैग्मेटिक आप इसको याद रख सकते हैं प्रैक्टिकल से, जैसे प्रैक्टिकल से प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक होता है जो एक्चुअली में जो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली जिस चीज़ को पॉसिबली किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो प्रैक्टिकली या फिर आप कह सकते हैं असल दुनिया में जिसको किया जा सकता है, जो पॉसिबल है, ठीक है। तो एक होता है प्रैग्मेटिकर, एक प्रैग्मेटिक, एक होता है आइडियकल, ठीक है, आइडियल जिसे बोलते हैं। तो आइडियल क्या हो गया, प्रैग्मेटिक का उल्टा हो गया। आइडियल होता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि एक्चुअल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहीं प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ जो कि एक्चुअल दुनिया में एग्जिस्ट करती है और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वहीं एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, तो एक्स्ट्रावेगेंट अपना हो जाता है बेसिकली बहुत ज़्यादा खर्चा करना, फिजूल खर्ची करना, तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन तो यहाँ पर ठीक मैच नहीं कर रहे, ठीक है। लैक्डेसिकल का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, लैक्डेसिकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, है ना, भावुक होना जिसको आप कह सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शन में से तो हमें किसी में भी इस तरह का कोई वर्ड मिला नहीं है जो कि भावुक इमोशन से रिलेटेड हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एपेथेटिक, ठीक है। एपेथेटिक का मतलब क्या होता है, एक तरह का जो कि बिल्कुल भावनाओं से कह सकते हैं आप ओतप्रोत या फिर उदासीन आप कह सकते हैं, ठीक है, उदासीन। सो ये बेसिकली इमोशन से ही रिलेटेड ये वर्ड है एपेथेटिक। तो इसका क्योंकि हमसे पूछा गया है सिनोनिम क्या होगा, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, एपेथेटिक इज द करेक्ट आंसर। इसमें हमें बताना है एंटोनिम किसका, क्रेड्यूलस का। तो इस सेंटेंस में पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका एंटोनिम क्या होगा। तो लिखा मालिनीज क्रेड्यूलस नेचर हैज़ ऑफन लैंडेड हर इन ट्रैवल, यानी कि मालिनी का जो क्रेड्यूलस नेचर है, उसकी प्रकृति है क्रेड्यूलस नेचर की, वो हमेशा या प्राय क्या करती है, उसको मुश्किल में डाल देती है। तो क्रेड्यूलस, देखिए क्रेड्यूलस आप कैसे याद रख सकते हैं, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ठीक है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय, जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो यहीं से आया है ये क्रेड्यूलस, इस क्रेड से निकाला गया है, ठीक है, क्रेड से निकाला गया है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस होता है बेसिकली जिस पर जो कि बहुत ही जल्दी आसानी से विश्वास करने लायक है, या जिस पर बहुत आसानी से विश्वास किया जा सकता है, वो होता है क्रेड्यूलस, है ना। या एक ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की गई, मालिनीज क्रेड्यूलस नेचर, यानी कि उसका नेचर किस तरह का है कि वो लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है, ठीक है। तो क्रेड्यूलस का मतलब हो गया जो जल्दी से विश्वास कर ले। तो नेव का हमें यहाँ पर बेसिकली एंटोनिम बताना है। तो नेव का मतलब होता है कोई भी नया इंसान या जो कि किसी भी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अनाड़ी है, बिल्कुल नया नया है ना, हिंदी में जैसे बोलते हैं नौसिखिया, एकदम बिल्कुल न्यू न्यू है, उसे कुछ भी नहीं पता, तो उसको बोलते हैं नेव। तो क्रेड्यूलस तो इसका एंटोनिम लग नहीं रहा, नेव बेसिकली क्रेड्यूलस का एंटोनिम।
टॉकेटिव होता है, टॉक का मतलब आपको पता ही है, बोलना, बातें करना। टॉकेटिव जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बातूनी जिसको बोलते हैं। गलीबल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि बहुत जल्दी से विश्वास कर लेता है ना किसी भी चीज़ पर, या जिसको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, जो कि बहुत ही भोला भाला होता है ना, उसको बोलते हैं गलीबल। तो हमें क्योंकि एंटोनिम पूछा है, अगर सिनोनिम पूछते तो आंसर गलीबल हो जाता, लेकिन एंटोनिम पूछा है यानी कि इसका उल्टा। तो उल्टा क्या हो जाएगा? सस्पिशियस, यानी कि संदिग्ध, जिस पर अभी कुछ भी मतलब करेक्टली नहीं कहा जा सकता, जिस पर जो कि शक के दायरे में है ना, उसको बोलते हैं सस्पिशियस। जबकि क्रेडुलस जो कि आसानी से विश्वास किया जा सकता है किसी भी चीज़ पर। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सस्पिशियस। क्रेडुलस का एंटोनिम सस्पिशियस। देन फिलर का एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है सुम्मी सॉ डैश इन द मिरर एंड स्माइल्ड। तो सुम्मी ने सॉ किया डैश इन द मिरर एंड स्माइल। तो सुम्मी ने जब शीशे में देखा तो किसको देखेगी? अपने आप को ही देखेगी। और सुम्मी यहाँ पर क्या है? बेसिकली एक गर्ल का नाम है, ठीक है। तो सुम्मी सॉ डैश इन द मिरर एंड स्माइल, तो हर्ज तो आएगा नहीं। इटसेल्फ तो हम नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। हिज बेसिकली मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर यहाँ पर एक्चुअल में अगर हिज सेल्फ भी होता तो हम एक बार को सोच सकते थे कि आपका सुम्मी लड़के का नाम हो, तो हिज सेल्फ भी होता तो हो सकता था कि हिज सेल्फ भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिज दिया है, तो हिज तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? हर सेल्फ, ठीक है। तो सुम्मी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल। तो अगर ये हिज सेल्फ होता ना तो हम दोनों में बेसिकली कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि सुम्मी में भी लड़के का नाम हो सकता है, लड़की का नाम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हिज के साथ सेल्फ नहीं लगाया, तो सिंपली हिज भी गलत है। इट सेल्फ नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, हर्ज यहाँ पर आएगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हर सेल्फ। सुम्मी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल्ड। क्वेश्चन नंबर 13, मुंबई इज डैश फ्रॉम दिल्ली देन फ्रॉम अहमदाबाद। यहाँ पर देखिए देन दिख गया, मैंने पिछली इंग्लिश की वीडियो में ही अब आपको बताया था देन क्या है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है। और जहाँ पर भी कंपैरिजन की बात आ जाती है वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री कौन सी दिख रही है मुझे? फारदेस्ट तो है नहीं, कंपैरेटिव फार भी नहीं है, मोर फार भी बेसिकली यहाँ पर ठीक से फिट नहीं होगा। जो एक्चुअल में आपकी कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है? फर्दर, ठीक है। फारदर आप बोल सकते हैं। मुंबई इज फारदर मोर दिल्ली, बेसिकली मुंबई इज फारदर फ्रॉम दिल्ली देन फ्रॉम अहमदाबाद, यानी कि मुंबई दिल्ली से दूर है कंपैरिजन टू अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद से मुंबई पास है जबकि दिल्ली से दूर है, ठीक है। तो फारदेस्ट नहीं आएगा, फार नहीं आएगा, मोर फार नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, फारदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कई बार ना वो इस तरह से ऑप्शन भी दे देता है फर्दर करके, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। फर्दर होता है बेसिकली अतिरिक्त, हिंदी में इसका मतलब होता है अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्दर। और यहाँ पर यह है फारदर, ठीक है। फारदर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो कई बार ना इसी तरह से वो दो वर्ड्स देकर भी कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, फर्दर और फारदर में। डोंट स्टे आउट डैश लॉन्ग इट्स नॉट सेफ। सो डोंट स्टे आउट डैश लॉन्ग, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या बात की जा रही है कि बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, इट्स नॉट सेफ। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या हम सच यूज़ कर सकते हैं? तो अगर मैं पढ़ता हूँ डोंट स्टे आउट सच लॉन्ग इट्स नॉट सेफ, तो सच तो करेक्ट नहीं लग रहा है, इसमें फिट नहीं हो पा रहा है। क्वाइट की बात करते हैं तो डोंट स्टे आउट क्वाइट लॉन्ग इट्स नॉट सेफ। क्वाइट बेसिकली टाइम के लिए यूज होता है, अगर यहाँ पर टाइम और मेंशन कर दिया जाता तो ये ठीक हो सकता था। तो क्वाइट भी नहीं है, सच भी नहीं है। मच की बात करें तो डोंट स्टे आउट मच लॉन्ग, तो मच भी क्या नहीं हो रहा, करेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। जो आंसर होगा अपना वो क्या होगा? टू। टू बेसिकली किस सेंस में यूज़ किया जाता है? बहुत ज़्यादा, एक्सेस अमाउंट किसी भी चीज़ का, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाना, या अगेन जैसे हम बोल सकते हैं क्या, किसी भी चीज़ की जब एक्चुअली में एग्जॉर्बिटेंट हो जाता है ना, अत्यधिक हो जाती है किसी भी चीज़ की, अति हो जाती है, तो उसको बोला जाता है टू, है ना। टी डबल ओ, एक होता है टी सिंगल ओ, एक होता है टी डबल ओ। तो ये टी डबल ओ वाला है टू। यानी कि डोंट स्टे आउट टू लॉन्ग, यानी कि बाहर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकना चाहिए ना, टू लॉन्ग। टू का मतलब अगेन वही कि बहुत ज़्यादा देर तक, ठीक है। सो डोंट स्टे आउट टू लॉन्ग इट्स नॉट सेफ।
तो इसका जो करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज TOO2। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है हमें क्या, सिनोनिम बताना है हमें किसका, मेटल का। ठीक है, ये मेटल लिखा है, सेंटेंस पढ़ते हैं, मीनिंग समझते हैं, अपने आप आंसर हमें पता चल जाएगा। सो द कारगिल वॉर टेस्टेड द मेटल ऑफ आवर सोल्जर्स। ठीक है, हमें बताना है सिनोनिम, तो कारगिल वॉर टेस्टेड द मेटल ऑफ आवर सोल्जर्स। तो वॉर में क्या देखा जाता है, क्या चीज़ चेक की जाती है किसी भी सोल्जर की, क्या ब्रेवरी, वो कितना बहादुर है ना, करेज, कितना करेजियस है, यही चीज़ बेसिकली टेस्ट की जाती है। तो यहाँ पर बोला गया द कारगिल वॉर टेस्टेड द मेटल ऑफ आवर सोल्जर्स, इनकी कारगिल वॉर ने क्या टेस्ट किया, हमारे सोल्जर्स का मेटल। और मेटल यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, करेज। ठीक है, यानी कि करेज यानी कि ब्रेवरी, बहादुरी, है ना, सहन क्षमता, किसी भी चीज़ को करने की जो करेज होता है, जिज्ञासा होती है, वो यहाँ पर बेसिकली इसका करेक्ट जो सिनोनिम होगा हो जाएगा। तो द कारगिल वॉर वाज टेस्टेड द करेज ऑफ आवर सोल्जर्स, मेटल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, करेज। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है इट वाज डैश टफ जॉब टू फिल अप द कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। सो देखिए, टफ के आगे क्या मैं दा लगा सकता हूँ, इट वाज द टफ जॉब, तो दा तो किसी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं जो नाउन होता है उससे पहले लगाया जाता है, कोई स्पेसिफिक नाउन की बात की जाती है तब लगाया जाता है द। तो द टफ तो ठीक नहीं लग रहा। नो आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। और एन यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये जो साउंड है टफ का वो वोबल का साउंड नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इट वॉज अ टफ जॉब टू फिल अप द कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए, इट वॉज अ टफ जॉब टू फिल अप द कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें पूछा गया है सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस, है ना, इंडस्ट्रियस का सिनोनिम बोला गया है। सो सेंटेंस पढ़ते हैं, द कंपनी वैल्यूज ऑनेस्ट, कमिटेड एंड इंडस्ट्रियस एम्प्लॉयज। तो देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं ना, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस से आपको याद आना चाहिए इंडस्ट्री, इंडस्ट्री फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो होती हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तब जाकर कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है, बनकर तैयार होता है। तो हार्ड वर्क, इंडस्ट्री से आप याद रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हार्ड वर्किंग। ठीक है, क्वालिफाइड का मतलब आपको पता ही है, फ्रेंडली, और पोलाइट का भी मतलब सिंपल ही होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है शी टेक्स अप हर मदर इन लुक्स बट शी टेक्स अप हर मदर इन लुक्स नॉट बट इन बिहेवियर, या बट नॉट, एक्चुअली ये थोड़ा सा आई थिंक मिसप्रिंट हो गया, ये बट पहले आता, नॉट बाद में आता ना। शी टेक्स अप हर मदर इन लुक्स बट नॉट इन बिहेवियर। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। बाकी हमसे पूछा गया है ये जो बोल्ड अक्षर में लिखा गया है टेक्स अप, इसकी जगह पर क्या करेक्ट फ्रेज आएगा, ये क्या एक तरह का फ्रेज है टेक्स अप, तो आपको याद होना चाहिए क्या, पहले तो इसका मतलब समझते हैं। शी टेक्स अप हर मदर इन लुक्स, ठीक है, यानी कि लुक्स की बात की जा रही है, किसी की लड़की की बात की जा रही है अपने मदर से लुक्स की। तो यहाँ पर सिंपल सी बात की जा रही है कि कंपैरिजन किया जा रहा है मदर का और डॉटर का लुक्स के मामले में। तो कभी भी लुक्स के मामले में कंपैरिजन आ रहा है या लुक्स की बात की जा रही है मदर या डॉटर या किसी की भी, तो वहाँ पर हमेशा क्या आता है, टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर क्या है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पेरेंट्स की तरह या किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की तरह दिखना। ठीक है, टेक्स आफ्टर। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेक्स अप ना आकर यहाँ पर आएगा टेक्स आफ्टर, यानी कि शी टेक्स आफ्टर हर मदर इन लुक्स बट नॉट इन बिहेवियर, यानी कि वह अपनी मदर की तरह लुक्स में दिखती है, देखने में अपनी मदर की तरह दिखती है, लेकिन नॉट इन बिहेवियर, व्यवहार में अपनी मदर की तरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखने में वह अपनी मदर की तरह दिखती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है हर कांस्टेंट डैश अनसेटल्ड द मेड हु फेल ऑफ द डैश। फेल ऑफ का मतलब होता है गिर जाना किसी चीज से, तो किससे गिरेगी वो, जो मेड है वो कहाँ से गिरेगी,
यहाँ पर दो ही ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टेयर्स और स्टेयर। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेयर्स होता है इसका मतलब होता है सीढ़ियाँ। ठीक है, सीढ़ियाँ जो होती हैं घर में, सीढ़ियाँ या जीना जिसको आप बोलते हैं। और स्टेयर्स का मतलब होता है, ये वाला स्टेयर्स का मतलब घूरना। ठीक है, किसी को भी बेसिकली ध्यान से देखना या घूरना। सो हर कांस्टेंट डैश, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हर कांस्टेंट स्टेयर्स यानी कि ये वाला स्टेयर्स यानी कि उसका लगातार घूरना। अनसेटल्ड द मेड, मेड को अनबैलेंस्ड कर दिया, अनसेटल्ड कर दिया। हु फेल ऑफ द स्टेयर्स, जो कि सीढ़ियों से गिर गई। ठीक है, यानी कि पहले में क्या आएगा, ये वाला स्टेयर्स, दूसरे में ये वाला स्टेयर्स। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टेयर और स्टेयर्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, इट डैश हैविली फॉर द लास्ट 2 days सो वी आर ट्रैप्ड इन द होटल। तो ये टेंस में आपने रूल पढ़ा होगा, सिंपल सा रूल है, सिंस और फॉर का। ठीक है, सिंस और फॉर का। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे 4 और टाइम इंटरवल दिया हुआ है 2 days, फॉर 2 days। तो जहाँ कहीं भी सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है, टाइम इंटरवल की बात की जा रही होती है, तो वहाँ पर हमेशा क्या लगाते हैं हम, हैज़ बीन या हैव बीन या हैड बीन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है क्या, हैज़ बीन स्नोइंग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहाँ से पता लगाया, 4 दिख गया, फॉर द लास्ट 2 days यानी कि पिछले 2 दिनों से, है ना। तो यहाँ पर 4 दिख गया और टाइम इंटरवल की बात कर दी गई, इसका मतलब यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन आएगा। और यहाँ पर हैज़ और हैव बीन या फिर हैड बीन है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इट हैज़ बीन स्नोइंग हैविली फॉर द लास्ट 2 days सो वी आर ट्रैप्ड इन द होटल। अगेन फिलर का क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ आउल्स वाज हर्ड हूटिंग एट नाइट। सो बेसिकली है तो इंग्लिश का, लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं। सो आउल्स का जो आपका, आउल्स का जो बेसिकली ग्रुप होता है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे उल्लू रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। ठीक है, तो जो आउल्स होते हैं, आउल्स का जो ग्रुप होता है जहाँ पर सारे उल्लू रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, पार्लियामेंट आप अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हैं। सो अ डैश ऑफ आउल्स वाज हर्ड हूटिंग एट नाइट। तो क्या होता है ये, हर्ड का मतलब ये तो बेसिकली क्या है कि एक ग्रुप ऑफ आउल्स वाज हर्ड हूटिंग एट नाइट, यानी कि रात के समय जो उल्लुओं का ग्रुप था उनको सुना गया हूटिंग करते हुए। तो ये जो बेसिकली ग्रुप होता है आउल्स का, उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स वाज हर्ड हूटिंग एट नाइट। कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी में तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। मर्डर का तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, प्राइड का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, गर्व उसका मतलब होता है, तो यहाँ पर ये तो आएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया, ही ट्रेवल टू अमृतसर डैश ट्रेन। तो अगेन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है, इंग्लिश ग्रामर में आपने आई होप पढ़ा होगा कि जब कभी भी ट्रैवलिंग की बात करते हैं और वहाँ पर हमें एक व्हीकल मिल जाता है कि जिस व्हीकल से बेसिकली ट्रैवल किया गया है, सो उससे जस्ट पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, डायरेक्ट किसका यूज़ करते हैं, बाय का। ठीक है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही ट्रेवल टू अमृतसर बाय ट्रेन। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार वो एरर में भी इस तरह का क्वेश्चन देते हैं, क्या लिख देते हैं, ही ट्रेवल टू अमृतसर बाय द ट्रेन। तो बाय द ट्रेन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिंपली क्या होगा, द को हटा दो, बाय ट्रेन। ठीक है, या कई बार बाय अ ट्रेन भी कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर व्हीकल से पहले कभी भी आपको यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता, डायरेक्ट बाय ट्रेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया, आर्टिकल से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है, डैश इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश इंग्लिश। देखिए, जब कभी भी ना हम इंग्लिश या कोई भी ऐसे लैंग्वेज की बात करते हैं ना, किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसके आगे कभी भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं ना, नो आर्टिकल यूज़ किया जाता है, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता।
किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज से पहले, ठीक है, लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंग्लिश, इंग्लिश इज ए डैश लैंग्वेज ऑफ डैश इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश यहाँ पर एज ए लैंग्वेज की बात की जा रही है। जब कभी भी किसी भी लैंग्वेज की बात की जाती है तो वहाँ पर नो आर्टिकल आता है उससे जस्ट पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले ही दा दे रखा है पहले ऑप्शन में, तो दा तो आएगा नहीं, पहले नो आर्टिकल आएगा, कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इज़ अ डैश लैंग्वेज, सो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज आएगा, या फिर इसमें क्या दिया ऑप्शन नंबर ए में नो आर्टिकल के बाद द, और इसमें भी नो आर्टिकल के बाद द। तो इतना तो तय हो गया कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ, है ना, इतना तो आ गया, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ। अब देखना है कि क्या दोबारा नो आर्टिकल आएगा या फिर द आएगा। अब कई बार हम मिस्टेक क्या करते हैं ना, यहाँ इंग्लिश देख लिया हमने तो यहाँ पर क्या बोल देंगे कि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज से पहले नो आर्टिकल आएगा, है ना, लेकिन ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि इस इंग्लिश के पहले दा लगाया जाएगा। अब वो क्यों लगाया जाएगा, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये वाला जो इंग्लिश था ना, ये लैंग्वेज की बात की जा रही थी कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ डैश इंग्लिश। अब ये वाला जो इंग्लिश है ये यहाँ पर बेसिकली ब्रिटिशर्स की बात की जा रही है ना, जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, तो उनको हम इंग्लिश कहकर बुलाते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स हैं जो ब्रिटिश के रहने वाले हैं उनको इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। सो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ठीक है, तो द यहाँ पर यूज किया जाएगा, यानी कि जो इंग्लिश है, द इंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लिश बोलने वाले लोग या ब्रिटिशर्स या जो भी इंग्लिश बोलते हैं उनको बोला जा रहा है, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जा रही है। जब इंग्लिश एज ए लैंग्वेज की बात की जाती है तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, जब उसको इंग्लिश का बेसिकली यूज इंग्लिश को बोलने वाले के लिए किया जाता है तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज किया जाता है और द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये हर एक लैंग्वेज के लिए रूल वैलिड है, ठीक है, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सभी के लिए वैलिड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है शी एक्सेल्ड एज डैश एनसीसी कैडेट एट स्कूल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आर्टिकल का एनसीसी लिखा है, तो एनसीसी क्या है, एक तरह की नाउन है और नाउन से पहले आता है आर्टिकल। अब आर्टिकल कौन सा आएगा, तो आर्टिकल हम देखते हैं क्या साउंड पर डिपेंड करता है, तो साउंड क्या आ रही है इसमें, एन, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए क्या है, एक वोवल की तरह, वोवल का साउंड है, तो वोवल के साउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा एन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, शी एक्सेल्ड एज एन एनसीसी कैडेट एट स्कूल। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पर जो बेसिकली आपका पहला अल्फ़ाबेट होता है वो वोवल होना चाहिए, साउंड वोवल हो रही है तो उसका मतलब क्या है, उससे पहले एन आएगा। अब यहाँ पर एन जो लिखा हुआ है ये वोवल तो नहीं है, लेकिन इसका साउंड वोवल वाला आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लगा दिया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रूल भी है, कई बार यहाँ छोटी सी भूल से हम कई बार गलती कर देते हैं, ठीक है, तो एन इसका करेक्ट जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, शी वॉज फुल ऑफ स्केयर एट साइट ऑफ द स्ट्रेंजर पॉइंटिंग ए गन। फुल ऑफ स्केयर, स्केयर का मतलब होता है डर, फुल ऑफ स्केयर का मतलब जो पूरी तरह से बिल्कुल बहुत ही बुरी तरह से डर गया हो या डर रहा हो उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस फ्रेज का मीनिंग हमें बताना है, शी वॉज फुल ऑफ स्केयर, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या ब्रिमिंग विद फ्राइट होगा, नहीं ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, फिल्ड विद हॉरर, ठीक है हो सकता है, लेकिन आगे भी देखते हैं, फुल विद फियर, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है ना, फुल यानी कि भय से बिल्कुल भरी हुई थी, है ना, एकदम अच्छे से जैसे डर जाते हैं ना उसको बोला जाता है फुल ऑफ स्केयर, यानी कि इस फुल ऑफ स्केयर का जो एग्जैक्ट मीनिंग आएगा वो क्या होएगा, फुल विद फियर, यानी कि शी वॉज फुल विद फियर एट द साइट ऑफ स्ट्रेंजर पॉइंटिंग एट अ गन, यानी कि फुल ऑफ स्केयर का जो करेक्ट ईडियम या फ्रेज का जो इसका मतलब होगा वो होगा फुल विद फियर, यानी कि डर से बुरी तरह से डर जाना, है ना, बहुत ही ज़्यादा डरे होना। सो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों की प्रिपरेशन जारी है, तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। 2 हफ्ते बचे हैं, बहुत ही कम टाइम है, जल्दी से सारी वीडियोस को रिवाइज कर लें और पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सभी वीडियोस का और इस वीडियो का भी। सो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।